बच्चों, कथम सन्ति, सम्यक् सन्ति वा? नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नो जो टीचर, मी योर सीनियर। तो शुरू करते गाइस। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि हम अपने सेमेस्टर 5 DSC 13 वेदा एंड उपनिषद की यूनिट 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं? उसमें हम कर चुके हैं ऋग्वेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं अपने तीसरे वेद की संहिता, जो कि है सामवेद संहिता। अस्तु, यदि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में, यानी कि ऋग्वेद संहिता वाले पार्ट में मैंने ये पढ़ाया है कि आप उसका जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से लिखेंगे, मतलब आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो अब हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और डाइव मारते हैं आज के टॉपिक में और देखते हैं कि हम सामवेद संहिता पर अपना एक प्रॉपर और अच्छा आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारे सामवेद संहिता के आंसर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे कि सामवेद जो हमारा शब्द है वो बना कैसे। ठीक है, वो बना है सामन अथवा साम शब्द से, जिसका अर्थ होता है गीति युक्त। ठीक है, गीति युक्त का यहाँ पर गान, गायन, इन सब चीजों से अर्थ है। अस्तु, वेद विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अब अगर हम पूरे सामवेद शब्द का अर्थ समझे तो उसका अर्थ है गाने के रूप में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के ज्ञान संग्रह को सामवेद कहा जाता है। अस्तु, आगे देखो, इसमें मंत्रों को विशेष स्वर एवं धुन के साथ गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। इसी कारण सामवेद को भारतीय संगीत एवं, यहाँ पर आ जाएगा गान परंपरा, नहीं तो गायन परंपरा भी कह सकते हो। ठीक है, का मूल स्रोत माना जाता है। उसके बाद इसमें कहे जाते हैं कि 1865 इसमें मंत्र कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो कि जो इसके अधिकांश मंत्र हैं वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। ठीक है, अब अगर उसमें सेम ही मंत्र लिए गए हैं तो हम इसे अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अप्रोच अलग है। वहां पर वो केवल ऋचाएं बनकर आ रहे हैं, बेसिकली मंत्र है वो। ठीक है, यहाँ पर उन्हें किस तरीके से स्वर एवं धुन के साथ गाने में प्रयोग किया जा सकता है या फिर गाया जा सकता है, वो बताने के लिए उन मंत्रों को यहाँ पर सामवेद में लाया गया है। सभी मंत्र नहीं लाए गए हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ या फिर अधिकांश आप कह सकते हो, वो इसमें हमें ऋग्वेद के मंत्र देखने को मिलते हैं। अस्तु, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसका महत्व, और इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है वो बेसिकली। तो हाँ, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारे सामवेद के महत्व। ठीक है, पहला महत्व क्या है? वेदों के रस का सार इसी वेद में माना जाता है। साम के बिना यज्ञ अपूर्ण है, यानी कि जब ऋचाओं को स्वर के साथ गाया जाता है उसको साम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बिना जो हमारे यज्ञ है वो अपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, और ये जो साम है वो संभव हो पाया है सामवेद के कारण। तो ये इवेंचुअली सामवेद का ही महत्व हो गया। ठीक है, आगे देखो, गीता में श्री कृष्ण ने सामवेद को सर्वोच्च स्थान दिया है और परमात्मा का रूप भी माना है। तो ये आप कोट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट देखो, सामवेद उपासना का वेद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका तभी प्रयोग किया जाता है जब यज्ञ होता है। ठीक है, और यज्ञ हम करते हैं अपने देवताओं की स्तुति करने के लिए, अपने देवताओं की उपासना करने के लिए। तो ये पॉइंट भी हमारा ऑब्वियसली वैलिड है। ये हमने देख लिया इसके महत्व। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं सामवेद की संरचना। तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अपने सामवेद की संरचना की। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। ठीक है, स्पेलिंग्स आप देख लो। ऑलराइट, इसके नीचे हमारी 2 लाइन है, इसका मतलब हम अभी पहले पूर्वार्चिक का देख रहे हैं। अस्तु, इसमें 4 कांड है जिनके नाम है आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान, आरण्य। ठीक है, ये मैंने गलत नहीं बोला है, ऐ है वो, तो वो ऐन्द्र ही होगा। इसके 6 अध्याय करे गए हैं, फिर उनको खंडों में विभाजित किया गया, जिनको हम दशरथी बोलते हैं, जिसका अर्थ है 10 ऋचाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर देखा सेकंड पॉइंट में कि 6 अध्याय हैं। ठीक है,
उसमें से 1 से 5 अध्याय जो है उनको ग्राम गान कहा जाता है। इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि इनका जो गान है वो ग्राम में किया जाता होगा, यानी कि गांव में किया जाता होगा। ठीक है, आगे देखो, छठे अध्याय को हम करेंगे अरण्य कांड। अरण्य शब्द से हमारा अभिप्राय है वन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गाए जाते होंगे वो वन में गाए जाते होंगे। अस्तु, इसके लिए इतना ही काफी है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं उत्तरार्चिक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, जो हमारी 2 लाइनें हैं वो पहुंच चुकी है उत्तरार्चिक के नीचे। ठीक है, इसका मतलब अब हम इसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। अस्तु, पहला पॉइंट, इसमें 21 अध्याय अथवा प्रपाठक हैं। ठीक है, मंत्र की संख्या इसमें पाई जाती है 1225। ठीक, 400 इसमें सूक्त पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें 287 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्रों का समूह भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसका प्रयोग विशेष रूप से विभिन्न सोमयागीय अवसरों पर किया जाता है। अस्तु, ये हो गई हमारी सामवेद की संरचना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी हमें कितनी शाखाएं प्राप्त होती है और उनको समझने का प्रयास करते हैं। अस्तु, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारा सामवेद का शाखा का इंट्रोडक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितनी शाखा प्राप्त होती है, उसके बाद हम शाखाओं पे जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा है सहस्त्राध्वा सामवेदः। इसका कुछ विद्वान ये मतलब निकालते हैं कि जो सामवेद की शाखाएं हैं वो 100 रही होंगी, लेकिन कुछ लोग इसका खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि गीति के 100 भेदों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो कि ऐसे मतभेद है, वो भी आपका एक वैलिड पॉइंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सामतर पर्ण में हमें 13 शाखाकारों का वर्णन मिलता है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि शाखाकार कौन होते हैं? शाखाकार होते हैं जो शाखा का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने 13 शाखाकारों ने 13 शाखाओं का निर्माण किया होगा। लेकिन वर्तमान में हमें मुख्यतः 3 शाखाएं प्रसिद्ध दिखाई पड़ती हैं, जो कि है पहली कौथुम, दूसरी है राणायनीय और तीसरी है जैमिनीय। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे कि इनके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या याद करना है। अस्तु, तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक शाखा की जगह 2 शाखाएं लिखी है। एक तो हमारी फर्स्ट जो कि थी कुथुम, जिसको बाकी 2 शाखाओं से अलग ना लगे इसलिए हमने उसे लिख दिया कौथुमीय। ठीक है, तो पहली शाखा हमारी हो गई कौथुमीय और दूसरी शाखा होगी राणायनीय। ठीक है, अब ये ऐसे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों को हम बहुत आसानी से साथ में समझ सकते हैं, प्लस हम इनका डिफरेंस ऐसे साथ साथ देखेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो याद भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे दोनों को साथ में ऐसे लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो कि कुथुम शाखा वह शाखा है जो कि वर्तमान काल में प्रचलित है, जिसके कारण हम सामवेद का अध्ययन कर सकते हैं। अस्तु, आगे देखो, संहिता की दृष्टि से दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है, यानी कि इन दोनों शाखाओं में कोई मौलिक भेद नहीं प्राप्त होता है। लेकिन कुछ तो अंतर होगा, वरना ये दोनों अलग अलग तो नहीं होती। जस्ट बिकॉज की नाम अलग है तो अलग थोड़ी ना हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है। इन दोनों में सेम मंत्र है और सेम क्रम में वो मंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो मंत्र ही होती है ना, अगर वो सेम क्रम में है तो और बड़ी बात है। ठीक है, तो ये इसकी सिमिलैरिटी होगी। अब देखो अंतर क्या है इसमें, इन दोनों की गणना पद्धति में अंतर है। ठीक, कौथुमीय में जो विभाजन होता है वो अलग होता है और राणायनीय में जो विभाजन होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, देखो कौथुमीय में अध्याय, खंड और मंत्र इस रूप में हमारा विभाजन होता है। ठीक है, राणायनीय में प्रपाठक, अर्धपाठक, दशति और मंत्र इस रूप में हमारा विभाजन होता है। ये विभाजन का अर्थ मैं आपको फिर दोबारा से समझा देती हूँ कि जब भी कोई आपके पास मंत्र लिखा आएगा उसके एंड में ना ऐसे ब्रैकेट में लिखा आता है कि वो कहाँ से लिया गया है, काइंड ऑफ रेफरेंस कह सकते हो आप। तो उसमें ये इस फॉर्मेट में लिखा आएगा, समझ गए? तो ये हो गई हमारी 2 शाखाएं जिसमें हमने सिमिलैरिटीज और अंतर दोनों देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपनी अंतिम शाखा और उसे अब हम समझते हैं।
तो आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, ये है हमारी अंतिम शाखा, जैमिनीय शाखा। यह जो हमारी शाखा है वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। अस्तु, अब देखो इसमें डिफरेंस बताया है मंत्रों में। कौथुम शाखा में कितने मंत्र हैं? 1875, ठीक है। जैमिनीय में 1687 है, ठीक है। यानी कि जैमिनीय में कौथुम से 188 मंत्र कम है, ठीक है। और जब हमें कौथुम का पता चल गया तो हमें उसका तो अपने आप ही पता चल गया, राणायनीय का, ठीक है। आगे देखो, यह महत्वपूर्ण है क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी हमें संहिता, ब्राह्मण, श्रोत सूत्र और गृह सूत्र सभी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इस शाखा से जैमिनीय, ब्राह्मण तथा केन उपनिषद की परंपरा विशेष रूप से संबंध रखती है। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा। इसके बाद आप लिखोगे निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स कि कैसे लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहीं पर समाप्त। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और अगर आपको आज के टॉपिक में या इससे पहले के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, वी ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। और हाँ, आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।